अगला देखिए, एविडेंस में आपका लास्ट में पूछा जा रहा है वर्तमान में क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चनों को उठाया जाए। इधर की जो धाराएं हम पढ़ाने जा रहे हैं, फिर बता दें, ये यूपीएपीओ मेंस में सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपका जितने ये क्वेश्चन हम बताएंगे ये सभी क्वेश्चन आपका ये पूछे जा चुके हैं मेंस में। पहला हम लास्ट धारा उठाते हैं और वह है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि इसको एक तो आपका सामान्य बातें जानना है, फिर आपका बेयर एक्ट में जो बातें हैं उसको हम बताएंगे। ये भी आपका क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, प्री में भी आता है सदैव। प्री में आपका जो आता है वह क्वेश्चन है कि कौन सा एविडेंस का अध्याय सबसे छोटा अध्याय है, तो 11 है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण का प्रावधान किस धारा में किया गया है, तो जो एविडेंस की लास्ट धारा है आपका 167 में। पहले दोनों शब्दों को समझिए। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण, अनुचित ग्रहण, अनुचित मतलब गलत तरीके से, अर्थात, और ग्रहण मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब मुकदमा निचले न्यायालय में चल रहा था तो निचले न्यायालय ने ऐसे साक्ष्य को स्वीकार कर लिया जिसे कानूनन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे साक्ष्य का अनुचित ग्रहण। पहले शब्द पकड़िए, उसके बाद व्याख्या की जाएगी धाराओं का। फिर एक बार देखिए, साक्ष्य का अनुचित ग्रहण का मतलब ये हुआ कि जब मुकदमा चल रहा था और जिस साक्ष्य को कानूनन स्वीकार न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, न्यायालय ने उसी साक्ष्य को स्वीकार कर लिया। तो इसे हम कहेंगे अनुचित ग्रहण या दोषपूर्ण स्वीकृति या गलत साक्ष्य को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब समस्या ये है कि जब मामला अपील में जाए, पुनरीक्षण में जाए, तो क्या अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय ऐसे मामलों में दिए गए निर्णय को उलट सकता है कि नहीं, और उलट कर कह सकते हैं कि पुनः विचारण का आदेश दे सकता है कि नहीं। तो देखिए पैमाना क्या है, मेन पैमाना यही क्रोड है इस धारा का। क्रोड ये है कि जो साक्ष्य स्वीकार कर लिया गया है गलत तरीके से, अगर उसे हम बाहर कर दें, माने उसे हम क्या करें, अगर हटा दें, और अन्य जो साक्ष्य मौजूद हैं, तो अपील या रिवीजन न्यायालय अब ये देखेगा कि जो साक्ष्य मौजूद है आपका अन्य साक्ष्य, ऐसे साक्ष्य को हटाने के बाद तो क्या जो निर्णय आया है वह निर्णय ऐसे साक्ष्यों पर उचित होता। यानी कि क्या जो साक्ष्य बचे हुए हैं, क्या अगर उनको स्वीकार कर लिया जाए और उनके आधार पर इस फैसले को देखा जाए, तो क्या इन साक्ष्यों के आधार पर ये फैसला देना सही था। अगर सही था तो अनुचित रूप से जो साक्ष्य स्वीकार कर लिया गया है उसका कोई प्रभाव मामले पर नहीं पड़ेगा। फिर एक बार इसको देखिए, थोड़ा कठिन धारा है। यानी कि जो, अब आइए साक्ष्य का बंटवारा पहले चार्ट वाइज कर लिया जाए। मान लीजिए ए ने अपनी ओर से एविडेंस प्रस्तुत किया, पहला साक्ष्य प्रस्तुत किया, दूसरा और तीसरा। तीसरा साक्ष्य ऐसा था जो कानूनन एक्सेप्ट न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता था, लेकिन न्यायालय ने उसे भी क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब समस्या ये आई कि जो व्यक्ति और ए के पक्ष में
फैसला आ गया। विपक्षी पक्षकार बी था। बी ऊपर के न्यायालय में रिवीजन के लिए जाता है, या आपका कह सकते हैं, देखिए पीछे चल रहा है ना पंखा, देखिए चलाइए कोई तो। थोड़ा इधर उधर बैठ जाइए हो, देखिए गर्मी भी लग रही है ना। थोड़ा आगे पीछे, जिसको हवा लगे थोड़ा आगे पीछे बैठ जाइए हो, एक बेंच पीछे बैठ जाइए आप थोड़ा, या और इधर थोड़ा हो जाइए। देखिए आगे भाई आपका, अब तीसरा साक्ष्य पर आइए। अब समस्या ये है कि जो ये तीसरा साक्ष्य है, इसे स्वीकार कानूनन किया नहीं जा सकता, लेकिन निचले न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। जब ये मामला बी ने अपील में लाया या रिवीजन के लिए प्रस्तुत किया, तो अब अपील या रिवीजन न्यायालय अब क्या देखेगा? तो अपील न्यायालय यही देखेगा कि अगर तीसरे साक्ष्य को हम बाहर कर देते हैं और दो ही साक्ष्य को लेते हैं, तो क्या ये दो ही साक्ष्य को लेने पर क्या जो फैसला आया है, क्या इन साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला दिया जा सकता था? अगर दिया जा सकता था, तो जो ये अनुचित रूप से साक्ष्य स्वीकार कर लिया गया है, इसका मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि मामला न तो उल्टा जाएगा और न ही प्रतिप्रेषित यानी कि रिमांड पर भेजा जाएगा। लेकिन भी लगाना है, अगर इस तीसरे साक्ष्य को हम बाहर कर देते हैं, और कितना साक्ष्य अब बच गए? दो। और इन दो साक्ष्यों के आधार पर जो निचले न्यायालय ने फैसला दिया है, वह फैसला टिकता ही नहीं है। यानी कि फैसले का जो क्रोध था, जो फैसले का आधार था, वह तीसरा साक्ष्य ही था, जिसे गलत तरीके से क्या किया गया था? स्वीकार। अतः ऐसी कंडीशन में आपका जब वह क्रोध था और उसे हटा दिया जाए, तो हटाने के बाद वह निर्णय नहीं आता, तो ऐसी दशा में वह निर्णय डिक्री या आदेश सेट साइड कर दिया जाएगा। यानी कि क्या किया जाएगा? अब उल्टा जाएगा। ये दो पैमाना। दूसरा शब्द इसमें ये है अनुचित अग्रहण। अनुचित अग्रहण का मतलब ये हुआ कि जो साक्ष्य निचले न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था, वह साक्ष्य न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। तो मान लीजिए, फिर एक उदाहरण बनाइए। अब अनुचित अग्रहण पर हम आ रहे हैं, ग्रहण नहीं। अनुचित क्या हम बता रहे हैं? अग्रहण माने अस्वीकृति। अस्वीकृति माने डिनाई कर दिया गया है। फिर एक बार देखिए, ये तीन साक्ष्य ए ने प्रस्तुत किया, न्यायालय ने तीसरा साक्ष्य उसका लेने से क्या किया? डिनाई। अब ए हार गया और जीता कौन? बी। ए अपील में जाता है, और अपील में ये अगर दर्शा दे कि हजूर निचले न्यायालय ने हमारे इस साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, अगर निचला न्यायालय इस साक्ष्य को हमारे स्वीकार कर लेता, तो फैसला कुछ और होता, क्योंकि यही साक्ष्य मामले का क्रोध था, मामले का आधार था। और अगर निचला न्यायालय इस तीसरे साक्ष्य को स्वीकार कर लेता, तो किसके पक्ष में फैसला आ जाता? हमारे। अतः आप इस फैसले को रद्द कर दीजिए, क्योंकि या दूसरा, आप इस फैसले को रद्द करके निचले न्यायालय को रिमांड भेजिए, मामला प्रतिप्रेषित करिए कि निचला न्यायालय पुनः इस मामले की सुनवाई करे और दोबारा इस मामले में क्या सुनाए? फैसला। लेकिन अब सतर्क रहना है, अगर कोई साक्ष्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया है, तो ऐसी दशा में
उसका निर्णय पर प्रभाव ही देखा जाएगा। फिर एक बार देखिए, अगर जिस साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया गया है, अगर वह स्वीकार भी कर लिया जाता तो निर्णय पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसे स्वीकार कर लिया जाता तो निर्णय क्या होता, कुछ और होता, यानी कि प्रभाव पड़ता, यानी कि निर्णय इसके क्या आता, विपरीत। तब तो भाई महत्वपूर्ण है। और ऐसे ऐसे अग्रहण के कारण जो निर्णय, डिक्री या आदेश हैं, वह क्या किया जाएगा, उल्टा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर क्या ये जो साक्ष्य स्वीकार किए गए हैं या स्वीकार करने से इनकार किए गए हैं, क्या इतना महत्वपूर्ण है कि इसी के आधार पर निर्णय दिए जा सकते थे या निर्णय में चेंजिंग हो सकती थी? तब तो ये सारवान होंगे, ये गलती सारवान होगी और निर्णय क्या किया जाएगा, अपील या रिवीजन में उलट दिया जाएगा। देखिए भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम रखना है। अगर किसी को समस्या हो तो फिर बताएं, हम फिर कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो बेयर एक्ट की भाषा नहीं आएगी। अगर आपको न समझ में आया हो तो एक बार इशारा करिए कहाँ आपको समस्या आ रही है, तब दोबारा बताया जाए, क्योंकि हमने उदाहरण भी दिया और समझाया भी 5 मिनट बिना बेयर एक्ट के। तो भाई किसी को समस्या हो तो बताइए, नहीं तो अब क्वेश्चन वाइज शुरू किया जाए। देखिए आपका क्वेश्चन वाइज कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर सामान्यतः नवीन विचारण नहीं होगा, यानी कि न्यू ट्रायल नहीं किया जाएगा। इसकी व्याख्या करिए। तो आपका जवाब रहेगा कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर नवीन विचारण पर प्रतिषेध लगाया गया है। इस माने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 11 में, धारा 167 में। तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 11 की धारा 167 में साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर न्यू ट्रायल, यानी कि नवीन विचारण, नए विचारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपका यानी कि किसी साक्ष्य का अनुचित रूप से ग्रहण या अग्रहण स्वयं ही निर्णय को अपास्त या नए विचारण का आधार नहीं बनाता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर निचले न्यायालय ने किसी साक्ष्य को आपका स्वीकार किया है अनुचित रूप से या अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया है, तो ऐसी दशा में वह स्वयं ही न तो उस आधार पर निर्णय उल्टा जाएगा और न ही मामला पुनः विचारण के लिए प्रतिप्रेषित किया जाएगा। प्रतिप्रेषित हम बताएंगे अभी। प्रतिप्रेषित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब दोनों की व्याख्या आप करेंगे कि अनुचित रूप से ग्रहण का मतलब क्या हुआ और अनुचित रूप से अग्रहण। अनुचित रूप से ग्रहण का मतलब ये हुआ कि जिस साक्ष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए, निचले न्यायालय ने उस साक्ष्य को स्वीकार कर लिया है। और अनुचित रूप से अग्रहण का मतलब ये हुआ कि जिस साक्ष्य को स्वीकार किया जाना चाहिए, निचले न्यायालय ने उस साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया है, यानी कि आपका लेने से क्या कर दिया है, डिनाई। तो 167 कहती हैं कि मात्र इस कारण से कि कोई साक्ष्य स्वीकार किया गया या स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया, केवल इस आधार पर न तो
वह निर्णय उल्टा जाएगा और न ही नवीन विचारण का आदेश दिया जाएगा। लेकिन आपका यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, कुछ इसके अपवाद हैं। अगर वह साक्ष्य उस मामले का क्रोध हो, क्रोध मतलब धुरी हो, यानी कि वह निर्णय उसी पर क्या हो आधारित, या अगर वह साक्ष्य स्वीकार कर लेता न्यायालय तो निर्णय क्या होता, कुछ और होता। तब तो ये सारवान होगा गलती, और ऐसी गलती के आधार पर निर्णय उल्टा भी जाएगा और मामले का नया विचारण करने का आदेश भी दिया जा सकेगा। अब इस धारा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि आपका इस धारा का एम क्या है? तो एम ये है, इस धारा का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय केवल साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर किसी निर्णय डिक्री आदेश को उल्टे न, क्योंकि अगर अभिलेख पर अन्य साक्ष्य मौजूद हैं जिस आधार पर निर्णय को न्यायोचित ठहराया जा सकता है, तो साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण का मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ये छोटी ही गलती मानी जाएगी और निर्णय को उलटवा देगी कि नहीं, नहीं उलटवाएगी आपका। तो अब आपका ये एक तो भूमिका आप लिखेंगे, फिर 4 लाइन कम से कम एम लिखिएगा, फिर आपका एक दो केस भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले अब 167 को तोड़ना है, यानी कि धारा 167 में कहा क्या गया है, बेयर एक्ट लिखिएगा ना। एक अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा ना लिखें तो डायरेक्ट आप बेयर एक्ट को तोड़ दीजिएगा अगर याद न रहे। देखिए आपका 167 के अनुसार आपका किसी, देखिए 167 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। तो पहला पॉइंट ये मिला कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयमेव किसी भी मामले में नवीन विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उल्टे जाने के लिए आधार होगा कि नहीं होगा, तो आपका नहीं होगा। यानी कि 167 ये बताती है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अनुचित अग्रहण के आधार पर ही कोई विनिश्चय न्यायालय द्वारा न तो अपास्त या उल्टा जाएगा, यानी कि न तो उसे रद्द किया जाएगा और न ही पुनः विचारण के लिए आदेश दिया जाएगा। लेकिन अगला देखिए, यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है यह प्रतीत हो कि आक्षिप्त और ग्रहित उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय के न्यायोचित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य था, अथवा यदि अगृहीत साक्ष्य लिया भी गया होता तो उससे विनिश्चय में फेरफार नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, कह सकते हैं कि आपका ये दिया गया है कि सामान्य नियम यही निकला कि अगर निचले न्यायालय ने साक्ष्य को गलत तरीके से स्वीकार किया या अस्वीकार किया तो केवल उस आधार पर न्यायालय का निर्णय न तो उल्टा जाएगा और न ही आपका कह सकते हैं नवीन विचारण का आदेश दिया जाएगा। यदि न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि जो साक्ष्य, अब दो भागों में बांट देंगे, जो साक्ष्य स्वीकार किया जाना चाहिए स्वीकार नहीं किया गया है, अगर हम उसे स्वीकार कर भी लेते तो निर्णय में कोई बदलाव
नहीं होता। यानी कि अगर हम उसे स्वीकार कर लेते तो निर्णय में कोई फेरफार नहीं होता। और दूसरा, जिस साक्ष्य को स्वीकार किया गया है अगर उसे स्वीकार नहीं भी किया जाता तो अन्य साक्ष्य इतना मौजूद है कि निर्णय को उचित ठहराने के लिए क्या है, पर्याप्त। तो ऐसी कंडीशन में मैं बता दूं, दो ही कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में आपका अनुचित ग्रहण या अग्रहण का मामले पर कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, नहीं पड़ेगा। तो इसके विपरीत भी लिखना है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण का मामले के निर्णय पर कब बुरा प्रभाव पड़ेगा, कब निर्णय उलटा जाएगा या कब रीट्रायल का आदेश दिया जा सकता है। तो फिर एक बार देखिए उदाहरण में, जिस साक्ष्य को निचले न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, यदि उस साक्ष्य को निचले न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और निर्णय उसी साक्ष्य पर आधारित है, और अगर ऐसे साक्ष्य को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो ये जो निर्णय है ये आपका अन्य साक्ष्य इतने पर्याप्त नहीं है कि उस निर्णय को उचित ठहरा सकें। अतः ऐसी दशा में ये जो अनुचित ग्रहण है ये सारवान होगा और निर्णय क्या किया जाएगा, इस आधार पर उल्टा जाएगा। दूसरा देखिए, जिस साक्ष्य को स्वीकार किया जाना चाहिए उस साक्ष्य को स्वीकार करने से क्या कर दिया गया है, इनकार। यानी कि इसको हम कहेंगे अनुचित अग्रहण, ग्रहण नहीं। अब देखिए, अगर ये साक्ष्य न्यायालय स्वीकार कर लेता तो निर्णय में क्या हो जाता, फेरफार। यानी कि निर्णय क्या, यही साक्ष्य क्रोध है और ये साक्ष्य अगर निचला न्यायालय क्या कर लेता, स्वीकार कर लेता, तो निर्णय क्या होता, आपका कुछ और होता। तब तो भाई आपका ये जो साक्ष्य है अनुचित ग्रहण या अग्रहण है, इन दो कंडीशनों में सारवान होगा और निर्णय उल्टा जाएगा या रीट्रायल का क्या दिया जाएगा, आदेश। अब आइए केस सहित देखा जाए। आपका सम्राट बनाम 5 दास का केस है। इस केस में कहा गया कि इस धारा का जो सिद्धांत है वह सिविल और क्रिमिनल आपका दोनों मामलों में लागू होता है। यानी कि केवल क्रिमिनल में ही नहीं बल्कि आपका सिविल में भी। दूसरा केस है गोपाल दास, आपका गोपाल दास का प्रिवी काउंसिल का केस है 1943 का। इस केस में ये कहा गया कि जब किसी पक्षकार को आपत्ति हो अनुचित साक्ष्य ग्रहण करने या अग्रहण करने पर, तो वह निचले न्यायालय में अपनी आपत्ति को समय रहते क्या करे, उठा दे। अगर वह निचले न्यायालय में इस आपत्ति को समय रहते उठाया है, तब ऐसी दशा में वह अपील या रिवीजन न्यायालय में इस आपत्ति को उठा सकता है। अन्यथा बाद में इस आपत्ति को उठाने का मौका दिया जाएगा कि नहीं, नहीं दिया जाएगा। मैं फिर बता दूं, एक बार और देखिए इसको आपका। हाँ, ये गोपाल दास, ये पांचू राम, हाँ, सम्राट बनाम पांच दास हैं भाई, 5 दास नाम है। 5 5 वाला 5 दास, हाँ नाम है। अब देखिए फिर, साइटेशन नहीं है, वैसे लिखिए। देखिए फिर एक बार देखिए, आपका इसको थोड़ा समझने के लिए सीपीसी की धारा 21 का सहारा लिखवाते समय लिखवा देंगे। इसको समझने के लिए लास्ट में, माने इसके बाद आपका ज़्यादा नहीं लिखना है।
इसको समझने के लिए आपका एक तो एविडेंस की धारा आप 136 भी थोड़ा बहुत कोरिलेट करेंगे, हम बता रहे हैं कैसे कोरिलेट करेंगे, लेकिन पहले एक उदाहरण से आपत्ति को समझिए। भाई ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए अब हम बता रहे हैं, ये नहीं कि बीच में आपका, क्योंकि ये आया इस केस में कि आप सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर आपत्ति कर दीजिए कि हजूर निचले निचले न्यायालय में, और जब निचला न्यायालय आपकी आपत्ति नहीं सुना अनुचित ग्रहण या अग्रहण पर, तब आप अपील में उस प्रश्न को उठा सकते हैं। अगर आपने निचले न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की और डायरेक्ट कहाँ आकर आपत्ति करते हैं, अपील या रिवीजन न्यायालय में, तो क्या आपकी आपत्ति सुनी जाएगी कि नहीं? नहीं सुनी जाएगी। इसके लिए सीपीसी की धारा 21 का हम अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता या धन संबंधी अधिकारिता पर आपत्ति है, तो कानून ये कहता है कि सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर ऐसी आपत्ति क्या करो, उठा दो। या जहाँ की फैक्ट इन इशू निर्मित होते हैं, विवादक तथ्य बनते हैं, तो विवादक तथ्य के निर्माण के समय या उसके पहले आपको ये आपत्ति क्या करनी चाहिए, उठानी चाहिए। अगर आपने आपत्ति नहीं उठाई तो बाद में इस आपत्ति को उठाते भी हैं तो अपील या पुनरीक्षण न्यायालय इसको मानेंगे कि नहीं? लेकिन इंटरव्यू का क्वेश्चन है, एक आपत्ति मिस है, विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर संबंधी आपत्ति सिविल मामलों में कभी भी उठाई जा सकती है, क्योंकि धारा 21 केवल 3 आपत्तियों की बात करता है: स्थानीय क्षेत्राधिकारता, धन संबंधी क्षेत्राधिकारता, निष्पादन संबंधी, लेकिन विषय वस्तु के बारे में क्या है, मौन। तो ये सीपीसी से हमने एक उदाहरण बताया। भाई नए लोगों के लिए कठिन है, मैं बता दूं, जो लोग पढ़े नहीं है पहले से उनके बस में, आपका मुश्किल है समझना पहली बार में, क्योंकि अब उतना समय भी नहीं है कि पूरा हम 2 घंटा समझाएं। तो इस 136 आप देखिए, हल्का सा जोड़िएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 में न्यायालय को यह विवेकाधिकार दिया गया है कि वह किस साक्ष्य को ग्रहण करे और किस साक्ष्य को क्या करे, अग्रहण। यानी कि अगर साक्ष्य ग्रहण किया जाना चाहिए कि नहीं, अगर इस विषय पर विवाद होता है तो इस विवाद का निपटारा पक्षकारों द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय द्वारा किया जाएगा। एक आप जोड़ सकते हैं, कौन सी धारा, आपका 136। अगला देखिए क्वेश्चन आ जाए। अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वह 165 से बनता है। प्रश्न करने या पेशकरण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। यहाँ से भी आपका यूपी में क्वेश्चन बन गया है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। आपका कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि क्या न्यायालय किसी पक्षकार या किसी साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है या किसी चीज या दस्तावेज को पेश करने का आदेश दे सकता है, तथा न्यायालय की इस शक्ति पर कौन सा प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि शक्ति भी बताइए और शक्ति की सीमा भी। तो आपका जवाब रहेगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 में न्यायाधीश को प्रश्न करने या पेशकरण का आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है कि न्यायालय चाहे तो किसी साक्षी या पक्षकार से कोई प्रश्न पूछ सकता है, चाहे प्रश्न सुसंगत हो या विसंगत हो,
या कोई चीज या दस्तावेज पेश करने का आदेश दे सकता है। अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए, और बेयर एक्ट की भाषा के बाद आपका इसके हम अपवाद बताएंगे कि आपका अपवाद क्या है। दो परंतुकों में अपवाद समाहित हैं, और फिर आपका एक दो केस लिखना पड़ता है। यानी कि अपवाद क्या है, और यानी कि इसका मतलब कि पहले हम नियम बताएंगे कि क्या नियम है, वह नियम बेयर एक्ट से चलेगा। फिर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जहाँ जिनके बारे में न्यायाधीश गवाह या पक्षकार से प्रश्न नहीं पूछ सकता। इसको कोरिलेट थोड़ा कर लिया जाए। सीआरपीसी में भाई आपराधिक मामलों में न्यायालय यानी कि मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश अभियुक्त से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभियुक्त से प्रश्नों का पूछा जाना दिया गया है सीआरपीसी की धारा 313 में, यानी कि 313 में। तो वहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन सबसे नहीं, केवल किससे पूछा जाता है, एक्यूज्ड से यानी कि अभियुक्त से। लेकिन यहाँ जो प्रश्न होगा पक्षकार के साथ साथ गवाह को भी लपेट लेगा। यानी कि 165 का दायरा सीमित है कि व्यापक है, व्यापक। सुसंगत तथ्य पूछे जाएंगे कि विसंगत की दोनों दोनों। अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए, न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी साक्षी या पक्षकार से सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न जो वह चाहें पूछ सकेगा। तो पहले इतनी की व्याख्या कर लिया जाए। देखिए, पढ़ाते समय हो सकता है कि थोड़ा लाइन इधर उधर हो जाए, लेकिन जब लिखवाया जाएगा तो भाई आपका एकदम सीरियल वाइज लिखवाया जाएगा। पढ़ाते समय ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे व्याख्या करने में आपका हो जाए, इसमें शक नहीं है। तो पहला ये आया कि न्यायालय द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य इसी बेयर एक्ट में छुपा है कि आपका उद्देश्य क्या है। तो न्यायालय किन उद्देश्यों के लिए प्रश्न पूछ सकता है। तो पहला उद्देश्य बेयर एक्ट में है कि सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए, यानी कि किसी सिविल या क्रिमिनल मामलों में कौन सी बातें रेलेवेंट हैं, इस कौन सी बातें उचित हैं, इस बात का पता चल जाए। इसलिए न्यायाधीश को आपका ये पावर दिया गया है कि वह गवाह से या पक्षकार से किसी भी समय, चाहे प्रश्न उचित हो या क्या हो, अनुचित, एक शब्द और है, अनुचित भी पूछा सकता है, चाहे प्रश्न सुसंगत हो। भाई उचित मतलब क्या हुआ, सुसंगत, प्रासंगिक भी कहते हैं, या अनुचित हो, ऐसे प्रश्न किसी भी समय जब चाहे तब वह पूछ सकता है। तो पहला एम लिखना पड़ेगा, क्या उद्देश्य है पहला, कि सुसंगत तथ्यों का क्या चले पता। दूसरा उद्देश्य देखिए, या उसका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय में कोई तथ्य आया है, उसके बारे में साक्ष्य पेश भी किया गया है, लेकिन आपका और जानकारियां चाहिए ताकि उस साक्ष्य को और क्लियर किया जा सके। तो ऐसी दशा में साक्ष्य को क्लियर करने के लिए न्यायाधीश को ये इनहेरेंट पावर दिया गया है कि वह जब चाहे तब, चाहे उचित या अनुचित प्रश्न किससे पूछ सकता है, मुकदमे के पक्षकारों से या मुकदमे के गवाहों से, दोनों से। अगला शब्द देखिए, किसी भी रूप में किसी भी समय, यानी कि कोई प्रोफार्मा नहीं है, मौखिक पूछ ले,
लिखित पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी समय यानी कि पक्षकार गवाह से क्या पूछ सकता है, एक और इसमें है किसी भी समय। अब किससे क्वेश्चन बन पूछेगा, पक्षकार से कि साक्षी से कि दोनों से? तो आपका पक्षकारों से भी पूछ सकता है और किससे, गवाहों से। अब कैसा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन सुसंगत होना चाहिए कि विसंगत की दोनों? तो चाहे सुसंगत तथ्य के बारे में या कैसे तथ्य के बारे में, विसंगत। जब आप ये पढ़ेंगे कि कोई फालतू तथ्य के बारे में भी क्वेश्चन न्यायाधीश ऐसे पक्षकार या गवाह से पूछ सकता है, तो तुरंत इसकी सीमा भी आपको थोड़ा जाननी चाहिए। और सीमा इसके बाद हम बताएंगे कि न्यायाधीश को अथाह शक्ति नहीं है, न्यायाधीश सीमा सहित शक्ति रखता है। अपमानजनक, कलंकात्मक आपका इत्यादि क्वेश्चनों को पूछने पर न्यायाधीश को क्या लगा दी गई है, रोक। कि भले आप न्यायाधीश हो, उचित भी प्रश्न करिए, अनुचित भी, लेकिन कुछ प्रश्नों को आप क्या करिए, तो अभी सीमा ना पड़े। अभी आपका क्या चल रहा है बेयर एक्ट में नियम, सीमा आगे इसी धारा में आएगा, फिर केस के माध्यम से 4-5 सीमा हम अलग बताएंगे। अगला देखिए, बेयर एक्ट की भाषा आगे बढ़ाया जाए। जो जो वह चाहे पूछ सकेगा, ये तो प्रश्न पूछने के बारे में हो गया। तथा दूसरा जो पॉइंट है आपका वह ये है कि किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश भी दे सकेगा। यानी कि धारा 165 में केवल प्रश्न पूछने का पावर नहीं है, बल्कि किसी पक्षकार या किसी गवाह को न्यायालय आदेश भी दे सकता है कि वह कोई चीज यानी कि वस्तु या कोई डॉक्यूमेंट यानी कि कोई दस्तावेज क्या करे, पेश करे। यानी कि प्रश्न पूछने के पावर के साथ साथ एक और पावर न्यायाधीश को दे दिया गया 165 में कि दस्तावेज पेश करा ले या क्या करा ले, आदेश दे दे चीज का। अब अगला देखिए, और न तो पक्षकार और न उसके अभिकर्ता हकदार होंगे कि वे किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई आक्षेप करें। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक और सीमा लगा दी गई कि जब न्यायालय किसी प्रश्न को पूछ रहा है, दस्तावेज या चीज को पेश करा रहा है, तो क्या जो मुकदमे के पक्षकार हैं या पक्षकारों के अभिकर्ता हैं, यानी कि वादी प्रतिवादी, अभियुक्त या आपका वादी प्रतिवादी और अभियुक्त का, क्योंकि ये दोनों में लागू होगी, सिविल क्रिमिनल दोनों को लेकर चलना है, क्या इनके अधिवक्ता इस बारे में कोई आपत्ति कर सकते हैं कि नहीं? तो आपत्ति करने पर क्या लगा दी गई है, रोक। यानी कि इसका मतलब देखिए बहुत बड़ा पावर है, इनहेरेंट पावर, कि न्यायालय प्रश्न पूछे, दस्तावेज पेश कराए और कोई पक्षकार या उसका जो अभिकर्ता है या वकील साहब हैं आपका ऐसे प्रश्नों या आदेश के प्रति कोई ये लोग आपत्ति नहीं कर सकते। अब अगला देखिए, और न किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाज़त के बिना प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे। इसका मतलब ये हुआ आपका, फिर देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि न्यायालय ने किसी गवाह से कोई प्रश्न पूछा और उस गवाह ने उत्तर प्रश्न का दे दिया, तो क्या जो पक्षकार हैं उस गवाह ने जो उत्तर दिया है उस उत्तर के बारे में प्रतिपरीक्षा या गवाह की जिरह का अधिकार रखेंगे कि नहीं? नहीं रखेंगे।
यानी कि आप न्यायालय ने जो प्रश्न पूछा, गवाह ने जो उत्तर दिया, ऐसे गवाह की उस उत्तर के बारे में प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी कि नहीं? नहीं की जा सकेगी। लेकिन कब की जा सकेगी? जब न्यायालय क्या दे दे? इजाज़त। असल बात शब्द उसी में उलझाऊ लिखा है। और 151 का तमाम जगहों पर है। प्रश्न पूछने की शक्ति आपका सीआरपीसी में उतना बहुत लंबा चल जाएगा क्लास में, ऊपरी के लिए तो इनहेरेंट पावर है, 151 में कुछ भी कर सकता है आपका सिविल न्यायालय। सीआरपीसी में तमाम जगहों पर है। आपका उत्तर नहीं देता तो क्या होगा? अब उतना संभव नहीं है क्लास में। थोड़ा ये मेंस का क्लास चल रहा है, प्री का चलता तो सब जगह से बताया जाता, लेकिन आप कोरिलेट कर सकते हैं। हाँ, आपका 349 भी कोरिलेट कर सकते हैं। बहुत है, आगे देखा। देखिए आपका अब ये आया कि ये जो पावर है, ये पावर क्यों दी गई है आपका, तब अपवाद हम बताते हैं। तो इस पर एक केस आया, कृष्णा अय्यर बनाम बाल कृष्ण अय्यर। जो आपको केस लिखना है, दो केस हम लिखवाएंगे। पहला है कृष्णा अय्यर बनाम बाल कृष्ण अय्यर। अब इस केस में न्यायालय ने ये कहा, इस उद्देश्य को बताया कि न्यायालय द्वारा विसंगत बातों के बारे में भी क्वेश्चन पूछने की अनुमति क्यों दी गई है। तो न्यायालय द्वारा अनुचित तथ्यों के बारे में भी गवाह या पक्षकार से क्वेश्चन पूछने की इजाज़त कानून द्वारा इसलिए दी गई है कि अगर कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है तो उसको और स्पष्ट किया जाए, और किसी भी विषय पर चूंकि बेस्ट एविडेंस आना चाहिए, तो हो सकता है कि किसी विषय पर सर्वोत्तम साक्ष्य न आया हो, और ऐसे प्रश्न पूछने या दस्तावेज पेश करने का आदेश देने पर कोई साक्ष्य सर्वोत्तम क्या हो जाए? मिल जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि कोई बात नहीं क्या हो मामले में उभर कर आ जाए, लेकिन अब लगाना है भाई, लेकिन आपका न्यायाधीश द्वारा प्रश्न पूछे जाने या दस्तावेज या चीज पेश कराने का जो ये नियम है, ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाओं का मतलब कि जहाँ के न्यायाधीश कुछ प्रश्नों को नहीं पूछ सकता या कुछ दस्तावेजों को पेश कराने का आदेश नहीं दे सकता। यानी कि यह जो धारा है, सीमा आपका सहित है, सीमा रहित नहीं। यानी कि जो न्यायाधीश को ये पावर अथाह दिया गया है, इस पर कुछ क्या लगे हैं? प्रतिबंध। और ये जो सीमाएं हैं दो परंतुकों में समाहित हैं, तो दोनों, पहला तो परंतुक हूबहू लिखिएगा और दूसरे परंतुक को डायरेक्ट तोड़कर लिखिएगा। देखिए पहला परंतुक, परंतु निर्णय को उन तथ्यों पर जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक रूप से साबित किए गए हों, आधारित होना चाहिए। तो यानी कि पहला पॉइंट ये मिला अपवाद में कि न्यायालय भले ही कोई दस्तावेज पेश करा ले, भले ही स्वयं से कोई चीज पेश करा ले, या स्वयं जब चाहे तब, चाहे सुसंगत तथ्य के बारे में या विसंगत तथ्य के बारे में, किसी पक्षकार या गवाह से कोई प्रश्न पूछ ले, लेकिन जब न्यायालय फैसला देगा तो फैसला आपका किस पर देगा? तो फैसला उन तथ्यों पर देगा जो तथ्य साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत घोषित किए गए हैं और उचित रूप से न्यायालय में साबित कर दिए गए हैं। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा आपका 5 से लेकर
55 तक में तथ्यों की सुसंगत दी गई हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भले न्यायालय प्रश्न पूछ ले, दस्तावेज पेश करा ले, लेकिन जब अपना क्या दे, फैसला दे, तो 5 से लेकर 55 तक में दिए गए तथ्यों के आधार पर फैसला दे, फालतू आधार पर नहीं। और दूसरा प्रतिबंध ये है कि केवल इन तथ्यों पर नहीं, बल्कि ये तथ्य न्यायालय में क्या हुए हों, साबित। यानी कि इसका मतलब एक लाइन रहा पहला परंतु का, कि जब न्यायालय फैसला दे तो जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से लेकर 55 तक में तथ्यों की सुसंगत दी गई हैं, उन तथ्यों पर न्यायालय का फैसला आधारित होना चाहिए, बाहरी या फालतू तथ्यों पर नहीं। और इन तथ्यों को न्यायालय में क्या किया गया हो, साबित, माने पक्षकारों द्वारा क्या किया गया हो, प्रूफ भी किया गया हो। दूसरा परंतु देखिए, परंतु यह भी कि न तो यह धारा न्यायाधीश को किसी ऐसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या किसी ऐसी दस्तावेज को पेश करने के लिए विवश करने के लिए प्राधिकृत करेगी, जिसका उत्तर देने से या जिसका पेश करने से यदि प्रतिपक्षी द्वारा वह प्रश्न पूछा गया होता या यह दस्तावेज मंगाई गई होती, तो ऐसा साक्षी दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए धारा 121 से धारा 131 तक में पर्यंत धाराओं के अधीन इनकार करने का हकदार होता। और न न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका पूछना किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 148 या धारा 149 के अधीन अनुचित होगा, और न वह तस्मिन पूर्व अपवादिक दशाओं के सिवाय किसी भी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य का दिया जाना अभिमुक्त करेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 4-5 प्रतिबंध इस परंतु में है। और मैं बता दूं फिर, इस परंतु को हूबहू न लिखेगा, मैं इस परंतु को अलग अलग तोड़ रहा हूं आपका। पहला देखिए कैसे आप तोड़ेंगे इस परंतु को आपका। तो आपका इस परंतु को आपका कह सकते हैं कि ऐसे तोड़ना है कि न्यायालय ऐसा किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता जिसे साक्षी अपने विशेषाधिकार के कारण उन प्रश्नों को या उन दस्तावेजों को न्यायालय में पेश करने से क्या कर सकता था, इनकार। तो आपका बताया गया, लिखवाना भी है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन या विशेषाधिकृत संसूचनाएं 121 से 131 में मुख्य रूप से हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यायालय कोई गवाह या पक्षकार से प्रश्न करता है या किसी दस्तावेज को पेश करने का आदेश देता है, तो वह व्यक्ति इनकार कर सकता है कि हम उत्तर नहीं देंगे, दस्तावेज पेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कह सकते हैं कि हम उत्तर दे दिए, दस्तावेज पेश कर दिए, तो जो हमारा प्रिविलेज है 121 से लेकर 131 तक में ये क्या होगा, नहीं 131 धारा इसमें दी गई है, 132 भी है कि वो अलग बात है। 121 से 131 तक में जो प्रिविलेज है वह डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि न्यायालय के प्रश्न का उत्तर देने से आप इनकार कर सकते हैं अगर आप दिखा दें कि ये हमारा क्या है, विशेषाधिकार, और इसको हम प्रकट नहीं कर सकते। दूसरा देखिए आपका, दूसरा ये है आपका कि कोई व्यक्ति यानी कि कोई साक्षी या पक्षकार किसी दस्तावेज को पेश करने से भी डिनाई कर सकता है, लेकिन कब?
तो कब डिनाई किया जा सकता है? तो थोड़ा एविडेंस की धारा, दो धाराएं कम से कम लिख दीजिएगा, एक 123 और एक 124। अगर वे लोक दस्तावेज हैं और लोक दस्तावेज हैं तो चूंकि पापुली लेक्स सुप्रीमो होता है, तो लोक अधिकारी धारा 123 एविडेंस की पूरा नहीं लिखना है और धारा 124 का सहारा लेकर न्यायालय द्वारा आपका मैं बता दूं आदेशित किए गए दस्तावेज को पेश करने से क्या कर सकता है? डिनाई। लेकिन फिर एक बार याद रखिए, अगर ऐसा व्यक्ति डिनाई करता है तो डिनाई करने दिया जाए कि नहीं, इस पर अंतिम फैसला न्यायालय करेगा कि तुम पेश करो या तुम्हारा विशेषाधिकार है। कौन करेगा लास्ट फैसला? न्यायालय। आपका अगला देखिए, अगला आपका ये है कि अगली सीमा है कि न्यायाधीश ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछेगा जो आपका 148 या 149 में अनुचित हो। यानी कि अनुचित प्रश्नों को पूछने पर क्या लगा दिया गया है? रोक लगा दी गई है। और अंतिम आप दिखाएंगे, ये जो अंतिम आपको लिखना है, यानी कि जो अंतिम पॉइंट आपको लिखना है वह भी देखिए, हम बेयर एक्ट से अलग नहीं बता रहे हैं। आपका जो लास्ट लाइन है वह ये कहता है कि न्यायालय अगर कोई दस्तावेज पेश कराता है तो आपका एविडेंस की धारा आपका 64 ये बताती है कि जब मूल दस्तावेज या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या आपका प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध हो तो उसी साक्ष्य को पेश करना चाहिए। और जब आप सेकेंडरी एविडेंस पेश करना चाहते हैं तो धारा 65 में दी गई दशाओं को पहले क्या करिए? साबित। तो कितनी दशाएं हैं? प्री में भी पढ़ा गया था आपका 65 में 7 दशाएं हैं, तो पहले 7 दशाओं को साबित करिए। तो न्यायाधीश के शक्ति पर एक रोक लगाई गई है कि न्यायाधीश आपका प्राथमिक साक्ष्य को अभिमुक्ति देकर और अपने विवेक से द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार नहीं कर सकता। वह द्वितीयक साक्ष्य को तभी स्वीकार कर सकता है, पेश करा सकता है, जब धारा 65 में दी गई कोई दशा क्या हो? विद्यमान। यानी कि इस शक्ति का उल्लंघन करके वह ये नहीं कर सकता कि प्राथमिक साक्ष्य के बदले अपने विवेक से कौन सा साक्ष्य ले ले? द्वितीयक। पहले उसे कौन सा साक्ष्य पेश कराना चाहिए? मूल कॉपी, प्राथमिक। और जब धारा 65 की दशाएं विद्यमान हो तो वह द्वितीयक साक्ष्य क्या कर सकता है? मंगा सकता है। ये लास्ट लाइन का मतलब ये रहा है। इस प्रकार ये भी धारा आपका माने समाप्त हो गई। थोड़ा कठिन कठिन धाराएं हैं, आपका लिखवाते समय आप कहेंगे तो फिर एक बार हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो धाराएं हैं इधर की थोड़ा कठिन धारा है और लोग दिक्कत ये है कि इधर पढ़ते ही नहीं। शुरुआती दौर में खूब 55 तक दम लगाएंगे और आते आते आपका 100 तक दम समाप्त हो जाएगा और 101 से उड़ान भरकर 5 दिन में क्या करते हैं? समाप्त। तो आयोग भी ठीक पकड़ा है, पहले से अब कम आ रहा है क्वेश्चन, जाकर 2-4 बार से देखिए। जो लास्ट सेक्शन है 101 से लेकर 167, 70% 60% क्वेश्चन आजकल इन्हीं धाराओं से आ रहे हैं। तो इन धाराओं को अच्छे से पढ़ना है, तभी आपका विस्फोटक का नियम थोड़ा चलेगा आधा घंटा भाई, 10 मिनट बाद